नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो अपने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले व्यक्तित्व का अर्थ अपने कर चुके हैं, उसके बाद जो है उसके मापन की विधियां प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। आज अपना टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो सबसे पहले आइए साथियों, व्यक्तित्व के सिद्धांत में पहला सिद्धांत रहेगा मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद, जो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है वो आपका सिगमंड फ्राइड के अनुसार रहेगा। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंदर जो व्यक्तित्व है उसको तीन भागों में तोड़ा है, तीन भागों में बांटा है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो इसमें कौन कौन सा किस किस प्रकार का उन्होंने व्यक्तित्व बताया है उसके बारे में अपने क्रम से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इन्होंने बताया है इड, इद या फिर इसी को बोलते हैं इदम। तो इड, इद, इदम, इसको आईडी से भी लिखा जाता है। इड, इद, इदम, इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व का जो अचेतन मन है उसके साथ इसको जोड़ा जाता है, और ये जो है वो मन का जो है वो 9/10 भाग रहेगा। तो ये कौन सा मन रहेगा? अचेतन, अचेतन मन। और कितना भाग रहेगा? तो 9/10 भाग जो है वो ये कंप्लीट करता है। इसके अंदर देखिए, व्यक्ति के अंदर जो है वो नैतिकता, चरित्र, सहयोग, सामाजिकता आदि जो सद्गुण है इनका अभाव पाया जाएगा। आदि का क्या पाया जाएगा? अभाव पाया जाता है। इस मन के अंदर व्यक्ति की दमित इच्छाएं रहेंगी, जिनको वो है किसी भी सूरत में पूरा करने के लिए जो हमेशा तत्पर रहेगा। इसकी जो प्रकृति रहेगी वो रहेगी पशुओं के समान। प्रकृति कैसी रहेगी? पशुओं के समान। और ये जो प्रवृत्ति है उसकी सुख पे आधारित रहेगी। वो किसी भी स्थिति में अपना सुख जो है वो पूरा करना चाहेगा या सुख प्राप्त करने की जो हमेशा लालायित रहेगा। तो ये जो आपका मन रहेगा कौन सा रहेगा? अचेतन मन। इड, इदम या जो है वो इद अवस्था, इसको जो है वो व्यक्ति के कुप्रबंधन व पतन के लिए सहायक माना जाता है। पतन, ये व्यक्ति के कुप्रबंधन व पतन में क्या रहेगी? सहायक रहेगी। और इसके अंदर क्या रहेगी? दमित इच्छाएं, दमित इच्छाएं रहेंगी। और फ्राइड ने जो है वो इसकी तुलना किससे की है? तो बर्फ के टुकड़े के साथ की है। बर्फ के, फ्राइड ने अचेतन मन की तुलना जो है वो बर्फ के टुकड़े के साथ की है। चलिए साथियों, आगे अगली अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अगली जो है वो बी नंबर अवस्था रहेगी, ईगो। जो ईगो अवस्था है साथियों, इसको जो है वो व्यक्ति के चेतन मन के साथ जोड़ा जाता है। चेतन मन, और चेतन मन जो है वो 1/10 भाग होता है। ये जो अवस्था है वो व्यक्ति की वास्तविक और स्वाभाविक अवस्था रहती है। इसमें जो है वो व्यक्ति की जो प्रवृत्ति होती है वो मनुष्य के समान होती है, और वो समाज में तमाम तरह के कार्य करता जाता है। वो इस अवस्था में उसकी मानसिकता यही होती है कि ना तो पूरी तरह सुखवादी बनो और ना ही पूरी तरह आदर्शवादी बनो, यानी कि बीच की स्थिति बनाए रहता है। तो वो रहेगी आपकी ईगो या फिर उसका चेतन मन। तो इसमें क्या होता है? यह वर्तमान व वास्तविक अवस्था है। इसकी जो भावना रहेगी वो ना तो पूरी तरह आदर्शवादी बनो व ना ही पूरी तरह सुखवादी बनो। उसके बाद देखिए, इसकी जो प्रकृति रहेगी, इसकी प्रकृति मनुष्य के समान रहेगी, मनुष्य के समान। तो ये रहेगी आपकी ईगो या फिर चेतन मन। अगली तीसरी और अंतिम अवस्था इस सिद्धांत की सुपर ईगो, अर्धचेतन के बारे में बात करते हैं। तीसरी अवस्था रहेगी सुपर ईगो। सुपर ईगो है, इसको जो है वो व्यक्ति के अर्धचेतन मन के साथ जोड़ा जाता है। अर्धचेतन मन, जो सुपर ईगो की अवस्था है ये पूरी तरह आदर्शवादिता की अवस्था। इसके अंदर व्यक्ति में नैतिकता, चरित्र, सहयोग, सामाजिकता, तमाम सद्गुणों का जो है वो उसमें
सद्गुणों की भावना उसमें पाई जाती है और वो पूरी तरह आदर्शवाद पे कार्य करता है, अपने स्वार्थ को त्याग करके वो लोकहित के कार्य करना इस अवस्था में स्टार्ट कर देता है। तो इस अवस्था की जो प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, फिर वो देवताओं के समान इसकी प्रवृत्ति रहेगी। तो देखिए इस अवस्था में नैतिकता, चरित्र व सामाजिकता की भावना उसमें पाई जाएगी और व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर, व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर लोकहित के कार्य, लोकहित के कार्य इसमें व्यक्ति करेगा। प्रवृत्ति की अगर बात करें तो वो रहेगी देवताओं के समान, देवताओं के समान। तो ये रहेगी आपकी सुपर ईगो। अर्धचेतन अवस्था, नैतिकता, चरित्र, सामाजिकता की भावना पाई जाएगी, व्यक्तित्व स्वार्थ का त्याग कर देता है और लौकिक के कार्य करने लग जाता है। प्रवृत्ति पूछे तो देवताओं के समान रहेगी। चलिए साथियों, अगला सिद्धांत अपने करेंगे जो शारीरिक सिद्धांत है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दो नंबर जो सिद्धांत आता है शारीरिक सिद्धांत। तो शारीरिक सिद्धांत जो है वो दो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार रहेगा। सबसे पहले सेल्डन और उसके बाद क्रैचमर। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं जो सेल्डन है उसके अनुसार। सबसे पहले बात करें सेल्डन। जो सेल्डन है उसने शारीरिक संरचना के आधार पे व्यक्तित्व के 4 प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत में बताए हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले जो उन्होंने बताया एंडोमॉर्फिक, सॉरी 4 नहीं, उन्होंने 3 ही प्रकार बताए हैं। तो 3 प्रकार बताए हैं सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के। सबसे पहले रहेगा एंडोमॉर्फिक, तो इसको बोलते हैं आपका गोलाकार। तो इसमें व्यक्ति क्या होते हैं, मोटे ताजे, मोटे ताजे, गोल मटोल, विनोद प्रिय स्वभाव, भोजन प्रेमी, बड़े पेट वाले आदि सब विशेषताओं वाले होते हैं। मित्रों की संख्या अधिक होगी, सामाजिकता, सहयोग की भावना उनमें अधिक पाई जाएगी, तो वो वाले इसमें आ जाएंगे। मीसोमॉर्फिक, इसी को बोलते हैं सुडोलकाय। जो मीसोमॉर्फिक या सुडोलकाय है, ये जो लोग होते हैं वो हष्टपुष्ट, जोशीले और जो है वो कार्य क्षमता इनकी अधिक रहेगी। तो ये इस प्रकार की विशेषता वाले होंगे, हष्ट पुष्ट, जोशीले और कार्य क्षमता अधिक। तो जो सेल्डन है इसने सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बताया है किसको, मीसोमॉर्फिक या सुडोलकाय को। इसको क्या बताया है, प्रभावशाली, सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व कौन सा बताया है, तो सुडोलकाय या मीसोमॉर्फिक। उसके बाद देखिए तीसरा जो अंतिम प्रकार इन्होंने बताया है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक लंबकाय। जो एक्टोमॉर्फिक लंबकाय है इसमें क्या होते हैं, दुबले पतले, लंबे और चिड़चिड़े, कार्य क्षमता कम, इस प्रकार के व्यक्तित्व की इन्होंने जो है वो इसके अंदर वर्णन किया है। कौन से, दुबले पतले, कार्य क्षमता कम। हालांकि होता इसका विपरीत है, क्योंकि जो दुबले पतले लोग होते हैं वो कार्य क्षमता में जो मोटे ताजे उनसे कम नहीं होते हैं, लेकिन ये इन्होंने बताया है तो अपने को इनके अनुसार पढ़ना पड़ेगा। और इन्होंने इस प्रकार के व्यक्तित्व को क्या बताया, सबसे निम्न स्तर का व्यक्तित्व बताया है, निम्न स्तर का व्यक्तित्व। चलिए साथियों, ये रहेगा आपका सेल्डन के अनुसार शारीरिक सिद्धांत। अब अपने बात करेंगे क्रैचमर के अनुसार जो शारीरिक सिद्धांत है वो क्या है। उन्होंने जो 4 प्रकार बताए हैं वो कौन कौन से हैं, उसकी भी अपने एक एक करके आगे चर्चा कर लेते हैं। 2 नंबर पे रहेगा क्रैचमर के अनुसार।
जो शारीरिक सिद्धांत है। तो क्रेचमर ने क्या किया, शारीरिक संरचना ले ली, एक तो सेल्डन वाली शारीरिक संरचना, प्लस इन्होंने क्या ले लिया, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये सब लेकर के 4 प्रकार का व्यक्तित्व बता दिया। सेल्डन वाला शारीरिक संरचना ले ली और प्लस में अपना क्या ऐड कर दिया, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इस आधार पे इन्होंने 4 प्रकार। सबसे पहला जो इन्होंने बताया है वो रहेगा गोलाकाय या फिर टिकनी। तो जो सेल्डन ने पहला अपना प्रकार बताया था शारीरिक के अंदर, कौन सा, जो गोलाकाय, उन्होंने गोलाकृति बताया था, इसी को इन्होंने गोलाकाय करके टिकनी बता दिया। जो मोटे ताजे वगैरह वो विशेषता वाले होते हैं, मोटे ताजे, बड़े पेट वाले और भोजन प्रेमी, वो सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा रहेगा आयताकार, जो हष्टपुष्ट और जोशीले थे उसके अंदर आयताकृति वाले वो आ जाएंगे इसमें, हष्ट पुष्ट व जोशीले, वो सारे इसमें इस विशेषता वाले व्यक्तित्व में रहेंगे। उसके बाद तीसरा आपका रहेगा लंबाकृति या फिर एस्थेनी। तो इसमें वो दुबले पतले व लंबे विशेषता वाले तमाम है वो इसमें आ जाएंगे। चौथा जो प्रकार बताया इन्होंने मिश्रित काय या फिर डाइप्लास्टिक है। तो इसमें उपरोक्त तीनों प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाएगा, उपरोक्त तीनों प्रकार। ये रहेगा शारीरिक सिद्धांत आपका सेल्डन और क्रेचमर के अनुसार। अब अपने आगे बात करते हैं अगला सिद्धांत इसका, जो व्यक्तित्व का तीसरा सिद्धांत रहेगा वो आपका शील गुण सिद्धांत। जो शील गुण सिद्धांत है उसके प्रतिपादक में रहेंगे आलपोर्ट व केटल। तो आलपोर्ट व केटल ने इस शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन किया और जो शील गुण सिद्धांत है उसमें सबसे अग्रणी मनोवैज्ञानिक माना जाता है आलपोर्ट को। आलपोर्ट ने इस सिद्धांत में व्यक्ति के अंदर आलपोर्ट ने व्यक्ति में 18,000 शील गुण बताए, 18,000 शील गुण बताए, जिनमें से जो केटल है, केटल ने इनमें से 4500 शील गुणों को स्वीकार किया, 4500 शील गुणों को केटल ने स्वीकार किया। तो ये रहेगा मुख्य तौर पे जो शील गुण सिद्धांत है। अब देखिए शील गुण होते क्या है। तो व्यक्ति के कार्य और व्यवहार के वे नियम जिन्हें समाज अपनी मान्यता प्रदान करता है वही क्या होते हैं, शील गुण होते हैं। जिन गुणों को समाज अपनी मान्यता प्रदान करे। तो व्यक्ति के कार्य और व्यवहार के वे नियम जिन्हें समाज अपनी मान्यता प्रदान करे वही क्या होते हैं, शील गुण होते हैं। अब ये जो शील गुण है वो होते हैं 2 प्रकार के। सबसे पहले देखिए सामान्य शील गुण। सामान्य शील गुण, जो सामान्य शील गुण होते हैं वो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं और ये जो शील गुण होते हैं वो क्या रहेंगे, जैसे दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, ये सारे के सारे ये जो है वो सभी लोगों में पाए जाएंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो दया, करुणा, प्रेम, सहयोग आदि। उसके बाद देखिए विशिष्ट शील गुण 2 नंबर पे आते हैं। विशिष्ट, जो विशिष्ट शील गुण है उनको व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ा जाता है। ये जो है वो सभी में नहीं पाए जाते हैं, ये जो है वो व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं। जैसे सत्य व अहिंसा के साथ किसको जोड़ा जाता है, महात्मा गांधी को, और मातृत्व के साथ किसको जोड़ा जाएगा, मदर टेरेसा को। तो ये क्या होते हैं, विशेष व्यक्ति के साथ इनको जोड़ा जाता है, वे विशेष व्यक्ति के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे बात कर लें सत्य व अहिंसा, सत्य व अहिंसा तो कौन हो जाएंगे, महात्मा गांधी। इसी प्रकार मातृत्व की बात कर ले तो मदर टेरेसा के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए जो व्यक्तित्व मापन की PF16 सारणी है वो किसने दी, तो वो रहेगी आपकी केटल ने। किसने दी थी PF16 सारणी,
PF16 सारणी का प्रतिपादन किसने किया, तो वो रहेगा RB केटल ने। तो साथियों, ये थी आपकी व्यक्तित्व की क्लास, जिसमें आज अपने व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में अपने व्यक्तित्व का विभाजन है वो करेंगे और उसी क्लास में व्यक्तित्व को कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।